Yeah. Good evening, students. Just 2 minutes, huh? Right, we'll start. All right, so we'll begin. लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? अच्छा, मानवी ऑलरेडी बोल चुकी है, क्लास में 18th क्वेश्चन तक हो गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम कंटिन्यू करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करिए एक बार, क्या बोल रहा है। रीड क्वेश्चन नंबर 19, बोल क्या रहा है, ध्यान से पढ़ो। हो जाएगा। जिनके पास शीट नहीं है, मैं ग्रुप में एक बार फिर से भेज दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। लो, आपके पास शीट की सॉफ्ट कॉपी आ गई है। ठीक, और मैंने स्क्रीन पे भी शेयर कर दिया, आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर दिया था। ठीक है, हमें चालू करना है 19 से। 19 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द फ्रैक्शन 8 प्लस x अपॉन 5 प्लस x बिकम इक्वल टू 7/5। मतलब आपको एक फ्रैक्शन गिवन है x वाला। क्या फ्रैक्शन है? 8 प्लस x 5 प्लस x। x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये फ्रैक्शन इक्वल हो जाए किसके? 7/5 के। तो अगर मेरे को उसको 7/5 के इक्वल करना है तो मैं बहुत ही सिंपल मैनर में इसको लिखूंगा, और मैं कुछ नहीं लिखूंगा। आई राइट सिंपली लाइक दिस, 8 प्लस x अपॉन 5 प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 7/5। इसके बाद हमारा जनरल यूजुअल मेथड जो हम बचपन में पढ़ा करते थे वो क्या होता था? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। 5 टाइम्स 8 प्लस x इज इक्वल टू 7 टाइम्स 5 प्लस x होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आप जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपकी इक्वेशन किस टाइप से हो जाएगी? 5 8 जार 40, तो 40 प्लस
5x इक्वल टू 7 5 35 प्लस 7x। तो x को हम एक तरफ ले जाते हैं, जब ये 5x इस तरफ चला जाएगा तो 7x माइनस 5x बन जाएगा इक्वल्स टू 2x। ऑल्सो 40 माइनस 35 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। बहुत आसान था, इसमें ऐसा कुछ तो था नहीं क्वेश्चन में इतना टफ। ठीक है, तो हमारा आंसर आया इसका कितना 5/2। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, इफ वी डिवाइड ₹840 into 2 parts such that one is 10/11 of the other, then the difference between two parts is। भाई मेरे पास कितने रुपए हैं 840 रुपए, मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ता हूं। मान लो ये दो पार्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल ए एंड बी। तो वो बोल रहा है कि एक पार्ट जो होगा वो दूसरे पार्ट का 10/11 होगा। मतलब मेरी इक्वेशन कैसी बनेगी, ए विल बी 10/11 टाइम्स ऑफ बी। ठीक, बट मैं इसको अगर ए और बी लेता हूं तो मेरे को कितने अननोन वैल्यूज दिख रहे हैं, दो मिल रहे हैं। तो मैं इसको ना थोड़ा इजी लेता हूं, मैं एक वैल्यू को लेता हूं ए, तो दूसरी क्या हो जाएगी 840 माइनस ए कह सकता हूं। भाई अगर एक वैल्यू 100 है तो दूसरी होगी 840 माइनस 100, तो इसलिए हो गया 840 माइनस ए। अब उसने बोला सच दैट द फर्स्ट वन यानी फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ए, it is 10/11 times of the other value which is 840 minus 8। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को उधर ले जाइए तो देखिए आपकी इक्वेशन कितनी आसान बन गई। 11 टाइम्स ऑफ a इक्वल टू 10 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 8400 माइनस 10 a। ए एक तरफ जाएगा तो ये माइनस 10 है, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाता है प्लस। तो हम कैसा लिखेंगे 21a इक्वल टू 8400। तो फिर हमारे लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8400 डिवाइडेड बाय 21। हाँ करेक्ट, कितना आएगा 400। करेक्ट, a की वैल्यू आएगी 400। ये a आया है ना, तो जब मैं 840 को दो पार्ट में तोड़ता हूं तो पहली वैल्यू तो आई 400, तो दूसरी वैल्यू कितनी आई 440। कितना सर 440। 440। तो अब बताओ उसने क्वेश्चन में पूछा द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, इन दोनों का डिफरेंस कितना, ठीक है 40। सर 40। करेक्ट करेक्ट, तो हमारा आंसर कितना आएगा ऑप्शन ए दैट इज 40। ऑप्शन ए आएगा। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है रीड करिए अगला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, सो इन एन इलेक्शन रमेश रिसीव्ड 4 votes फॉर एवरी 5 votes रिसीव्ड बाय महेश। मतलब अगर महेश को 5 वोट मिलते हैं तो उसके बदले रमेश को कितने मिलते हैं। तो यानी अगर मैं सिंपल सा दोनों के बीच एक रेशियो निकालूं तो मेरे को पता चल रहा है
कि अगर महेश को 5 मिल रहे हैं तो रमेश को मिलते हैं 4, यानी महेश और रमेश के वोट्स का रेशियो है एज 5/4। रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, 5:4। करेक्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ महेश रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 100 देन हाउ मेनी डिड रमेश रिसीव। तो बस कुछ नहीं करना है, महेश की वैल्यू कितनी है 100, तो इस जगह पर आप 100 पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 100/r = 5/4। r कितना आएगा, 80। करेक्ट करेक्ट, सर वेरी गुड 80। करेक्ट, वेरी गुड। 80 वोट्स, तो ये आ गया रमेश के वोट्स, तो ये हो गया आपका आंसर। मार्क करेंगे ऑप्शन ए। ठीक, अगला बनाइए। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 630। मान लेते हैं हम 3 नंबर्स को ऐसा ले लेते हैं कि ए बी सी है, और ये नंबर्स किस रेशियो में है, 8:6:7। करेक्ट। और इन 3 नंबर्स का सम है 630, मतलब मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूं कि a + b + c इज नथिंग बट इक्वल टू 630। अब वो कह रहा है इफ 30 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर देन व्हाट इज द न्यू रेस्पेक्टिव रेशियोज ऑफ द नंबर। तो आप उसके लिए सबसे पहले क्या करो, 630 को इन 3 रेशियोज में स्प्लिट करिए। तो ए को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का रेशियो कितना है 8 अपॉन तीनों रेशियोज का सम, यानी 8 + 6 + 7 होल मल्टीप्लाइड बाय 630। यहां से पहले ए का वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है बताइए ए का वैल्यू, 8/21 टाइम्स ऑफ 630 कितना आएगा, सर 240। हाँ करेक्ट, ए की वैल्यू आ गई 240। दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ए। बी और सी निकालो। डन सर। ठीक, तो हाँ यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आई, सर 180। वेरी गुड। और सी की वैल्यू, सर 210। सर 210। करेक्ट। तो अब a का वैल्यू हो गया 240, द वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट 180 एंड द वैल्यू ऑफ c इज नथिंग बट 210। ठीक है। नाउ उसने हमसे पूछा अगर मैं सारी वैल्यूज को 30 30 30 बढ़ा दूं तो नई वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, 270, 210 एंड 240। यही तो होंगी ना 3 वैल्यूज। अब आपको इनका रेस्पेक्टिव रेशियो निकालना है, तो जब आपको इनका रेस्पेक्टिव रेशियो निकालना है तो पहले तो सबको 10 10 10 से काट दो तो सबके जीरो हटे। रेशियो क्या आया, 27:21:24। जरा देखो तो क्या ये कोई किसी कॉमन नंबर से कट सकते हैं, किसे, सर 3 करेक्ट, से। 3 से काटे तो 3 9 3 7 एंड 3, ये हो गया इनका फाइनल रेशियो, दैट इज 9:7:8। दैट इज ऑप्शन बी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, which is question number 23. Now, we have been given in the question that A is to Z is 9 is to 7, and B is to Y is equal to 4 is to 3, and Y is to Z is equal to 1 is to 2. So what is the ratio between A is to B? हमें A और B का रेशियो निकालना है। तो मैंने इसका आपको पिछले बार भी एक एग्जांपल बताया था कि हमें अगर सबके रेशियो बराबर करने हैं तो हम कॉमन निकालने की पहले कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं रेशियो ले रहा हूं यहाँ पे बी वाई, ठीक है, दो है ना, बी है, वाई है और जेड है। एक तरफ बी वाई का रेशियो गिवन है 4:3 और एक तरफ वाई जेड का रेशियो गिवन है एज 1:2। पहले तो मेरी कोशिश ये है कि मैं वाई को दोनों तरफ बराबर करूं। इस तरफ में y है 3, इस तरफ में y है 1। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इनका कॉमन एलसीएम क्या आएगा? 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 3। तो मुझे अगर दोनों को बराबर करना है तो क्या मैं इस रेशियो को पूरा का पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? अगर मेरे को यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 करना है तो इसको 3 करने के लिए क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई बाय 3। करेक्ट। तो अब आप देखो b is to y का रेशियो क्या है? 4:3 और y is to z का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:6। वेरी गुड, 3:6। अब देखो दोनों तरफ y इक्वल हो गया ना, y दोनों तरफ बराबर है। तो अब आप यहां से इकट्ठा b is to y is to z लिख सकते हो एज 4:3:6 आ गया। b is to y is to z आ गया 4:3:6। ठीक, इतना लिखिए, फिर आगे बता रहा हूं। हाँ, ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से, मैंने लेफ्ट साइड में दोनों लिख के रखा है ना, मतलब ए जेड भी लिखा है और बी वाई जेड भी लिखा है। दोनों तरफ में कोई मेरे को बताएगा जेड की वैल्यू क्या सेम दिख रही है दोनों में? जेड का इधर जेड कितना है? सर 9। जेड कितना है? अब मेरे को दोनों का जेड बराबर करना है। तो 9:7 में जेड 7 है और यहाँ पे जेड 6 है। दोनों को बराबर करने के लिए 7 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 42। सर 42। वेरी गुड, 42। तो अगर इसको 42 करना है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई बाय 6 को नीचे वाले को into 7। मल्टीप्लाई बाय 7। मल्टीप्लाई करना है 7। तो चलो दोनों में 6 और 7 मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या मिलता है। आपको मिलेगा a is to z as 9 6 are 54 is to 6 7 are 42 और वहीं पे b is to y is to z में जब 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 are 28 3 7 are 21 and 6 7 are 42। अब ध्यान से देखो क्या z बराबर हुआ? यस सर। दोनों तरफ Yes, z बराबर हुआ? अगर बराबर हो गया तो अब मैं a is to b is to y is to z चारों का कंबाइंड रेशियो लिखूंगा। a का कितना है? 54, b का कितना है? 28, y का कितना है? 21 और z का कितना है? 40। तो ये आ गया कंबाइंड रेशियो। सर b का 28 होना चाहिए। 7 4 are 28। ओके यस सर। हाँ हाँ, b का 28 लिखो। ठीक, तो अब उसने ध्यान से रीड करिएगा, मेन फ्रेम क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन a is to b। तो अब आप इसमें सिर्फ a b को पकड़ लो। a कितना है? 54, b कितना है? 28। दोनों को काटो तो किससे कट सकता है? 27:40। दोनों 2 से कटेगा। यस सर। 27 एंड 2 14। और कट सकते हैं क्या? और कट सकते हैं? नो नहीं। सर। तो इनका फाइनल रेशियो a और b का आपस में रेशियो आएगा एज 27:40। दैट्स इट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एजेस ऑफ टू ब्रदर्स आर इन द रेशियो 7:6। दो भाई हैं, उनकी एज का रेशियो है 7:6। तो मैं काम करता हूँ, जैसे दो भाई हैं ए बी, मैं एक की एज ले लेता हूँ एज 7x, दूसरे की एज ले लेता हूँ एज 6 टाइम्स ऑफ x। क्लियर? अब उसने बोला इफ द एज ऑफ द ओल्डर ब्रदर इज 15 years and 9 months, then what is the age of younger brother? इनमें से मेरे को तो पहले बताओ ओल्डर कौन सा होगा। मैंने दो वैल्यूज जो लिखी है, इसमें से ओल्डर ब्रदर कौन सा होगा, बता सकते? 7x। सर 6 नहीं, ओल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा कि छोटा? सर बड़ा। तो ओल्डर इनमें से कौन सा होगा, ए होगा। ठीक, तो देखो आपको उसने ए और बी के एज का रेशियो क्या दे दिया है, 7/6, और बोल रहा है जो बड़ा वाला भाई है यानी ए, उसकी उम्र है 15 साल और 9 महीने। मैं उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा, 15 years तो ठीक है, लेकिन 9 month भी है, एक सर साल में 9/12। 12, तो मैं उसको लिखूंगा 9/12, यानी ये कटेगा 3/4, मतलब इसकी एज मैं बोल सकता हूँ एज 15 3/4 ईयर। और डेसिमल करूंगा तो 3/4 का डेसिमल क्या होता है, 0.75 है ना। जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, नोट कर लो। तो इसकी एज हो गई 15.75। तो बस आप ए की वैल्यू वहां पे 15.75 पुट करिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको बी का भी डेसिमल मिलेगा, बट मेरे को निकाल के बस बताओ। कोई बात नहीं, डेसिमल नहीं मिलेगा लेकिन निकाल के बताओ। आपके पास रेशियो है सीधा सीधा, तो मैं पुट करूंगा 15.75 अपॉन बी इक्वल टू 7/6। मेरे को बस इसका डेसिमल निकाल के बताइए। सर एक बार आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, आप क्या बोले? हाँ, मैंने कहा कि 15 साल और 9 महीने हैं, 9 महीने को हम लिखें तो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 9/12 यानी 3/4, मतलब 15 साल से थोड़ा सा बड़ा है, कितना, 3/4 ईयर्स। तो 3/4 ईयर्स को जब आप डेसिमल करोगे तो ये होता है 0.75, तो उसकी एज हो गई 15.75। ये ए की एज है बड़े भाई की, तो हमने ए की जगह पुट कर दिया। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी का वैल्यू निकलेगा, तो बी आएगा 15.75 into 6 and upon में 7। 13 years and 5 months। डेसिमल कितना आ रहा है इसका, सर 13.5। 13.5। हाँ, मतलब आपको 13.5 ईयर्स मिल रहा है ना, मतलब मैं सीधे सीधे 13.5 साल बोल सकता हूँ ना। 13 साल और आधा साल, और आधा साल मतलब कितने महीने होंगे, 6 months। बस आ गया आंसर। ठीक, अच्छा इसी पे मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे एडिशनल। अगर मान लो आप कैलकुलेट करते इन केस और आपका आंसर आता ये, तो क्या बोलते, कौन से महीने, मतलब 13 साल और कितने महीने? 13 years 9 months। हाँ, क्योंकि 12 महीने का 0.75 और निकालते तो 9, और अगर ऐसा आता तो सर 12 year 9 months। 12 ईयर कहां से, 13.25 बोल रहा हूँ। अच्छा आप 13 तो लिख रहे हो ना, तो 12 का 0.25 और निकाल। 3 months। करेक्ट, 13 ईयर एंड 3 months। याद रख सकते हो कि एक साल का 1/4 यानी 0.25 होता है 3, 0.75 मतलब 3 गुना, वो याद हो जाएगा। ओके सर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25। एक बैग है, उसमें 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के तीनों के कॉइन्स हैं। A bag contains 1 rupee, 50 पैसे and 25 पैसे coins, right? Whose values are in the proportions 2:5:2
7. If the total number of coins are 400, then find the total value of coins. अब देखो यहाँ पे आपको उसने उनकी वैल्यूज बताई है, ठीक। मैं इसको आपको थोड़ा सा अलग वे में बताता हूँ, तब आपको थोड़ा शायद ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए ना। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ मेरे पास 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के भी सिक्के हैं। 50 पैसे को आधा रुपया बोल सकता हूँ और 25 पैसे को बोलूंगा 0.25 रुपीज, करेक्ट। अब मेरे को बस एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो उसके रुपए कितने हुए? सर 10. मान लो 50 पैसे के 40 सिक्के हैं, सर 20 रुपीज, और 25 पैसे के मान के चलो 10 सिक्के हैं, सर 2 रुपीज 5 पैसे. 0.5 रुपीज। तो इसको हम बोलते हैं द वैल्यूज ऑफ कॉइन, यानी सिक्के मिला के कितने रुपए हुए। अब उसने क्वेश्चन में वही बोला है कि मेरे पास कितने रुपए हैं नहीं पता, लेकिन इन तीनों के रुपीस का वैल्यू है 2:5:7 और टोटल सिक्के हैं 400, ठीक। 400 सिक्के हैं टोटल में, क्लियर? यस सर. अब आपको उस बेस पे वो बोल रहा है कि अगर मुझे टोटल पैसे निकालने हैं तो वो सर? कितने होंगे। हाँ बोलो सर, ये 2:5:7 अमाउंट का रेशियो है कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है? नहीं, ये अमाउंट का, क्योंकि उसने बोला क्वेश्चन में क्लियरली बोला कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे and 25 पैसे coins whose values are in the proportion. यस सर. ठीक है, whose values are in the proportion. तो चलो अब वही चीज आप यहाँ 25th क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मेरे पास होते 10 रुपए। अब मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं जिसको मिला के मेरे पास 10 रुपए होंगे, तो सिक्के कितने हुए? 10। मेरे पास 50 पैसे के हिसाब जितने भी सिक्के हो उसके कारण मेरे पास 20 रुपए हैं, तो सिक्के कितने हुए? रिवर्स। तो देखो अब मैंने वैल्यूज को ले लिया है इन द रेशियो 2x 5x 7x होगा। मेरे पास जो वैल्यूज हैं मैंने उसको ले लिया है 2x 5x 7x। तो अगर मुझे कॉइन्स निकालने हैं तो कॉइन्स को ऐसा बोल सकता हूँ 2x/1। कॉइन्स को निकालूंगा तो 5x/0.5 और इसके कॉइन्स निकालूंगा तो 7x/0.25। वही चीज कि 10 रुपए को 1 रुपए से डिवाइड करिए तो नंबर ऑफ सिक्के मिल जाएंगे, 20 रुपए को 50 पैसे से डिवाइड करिए तो नंबर ऑफ सिक्के मिल जाएंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ कि उसने रुपयों का रेशियो गिवन है, तो रुपयों के रेशियो को मैं कॉइन्स के डिनोमिनेशन जो होती है, डिनोमिनेशन मतलब क्या, उसकी वैल्यू, उससे डिवाइड करूंगा तो ये किसका वैल्यू आएगा? कॉइन्स का। मतलब 1 रुपए के 2x कॉइन्स है, ठीक है। 50 पैसे के इसको डिवाइड करो, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? कितना? 10x. 5 डिवाइड बाय 0.5, हाँ ठीक है 10x करेक्ट। और 7x डिवाइड बाय 0.25 सर 28. 28x. 28। मतलब इन तीनों
का टोटल काउंटिंग कितना है 2x 10x 28x और टोटल पॉइंट्स कितने हैं सर 40. तो चलो ऐड करो, मतलब ऐड मतलब बेसिकली आप इक्वेशन बनाओ 2x plus 10x plus 28x equal to 400 पॉइंट्स। x कितना आएगा बताइए? 10. हाँ तो x की वैल्यू कितनी आई सर 10. 10। अच्छा अब ना आप सिक्के निकालते मत बैठना, ठीक है? दिमाग देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में कैसे लगाना चाहिए हमको, वो ध्यान से देखो। मेन क्वेश्चन मेरे को क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ, सर कॉइन्स. सारे सिक्के मिला के मेरे पास कितने रुपए हैं वो ऐसा पूछ रहा है। कोई मेरे को बता सकता है रुपीस टोटल कितने होंगे? एक्स के टर्म्स में बता दो। 2x प्लस 5x प्लस ये तीनों रुपीस ही तो है ना? यस सर. 2x और 5x और 7x ये तीनों उन तीनों सिक्कों के रुपीस थे ना, है कि नहीं? यस तो सर. तीनों सिक्कों के रुपीस का सम करिए, 2 + 5 + 7 14. कितना आया? 14. हाँ 14x आया और x की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 10. 140. बस मल्टीप्लाई कर दो आपको रुपए मिल जाएंगे। सर मैंने यहाँ पर गलत कर दिया था, इसका मेरा आंसर 190 आ रहा था। मैंने जो x की जगह में ना 10 x की वैल्यू में 10 लिख के सबको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड करके डिवाइड किया था। अच्छा नहीं वही थोड़ा हल्का सा रिवर्स हो गया था ना इसीलिए। यस सर. चलिए आगे बनाइए। ठीक चलिए अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा था रेशियो ऑफ थर्ड प्रपोर्शन विद द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 6 8 10। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि थर्ड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन क्या होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप सब लोगों ने बचपन में थोड़ा बहुत, हर किसी ने तो नहीं पढ़ा होगा जानता हूँ, बट शायद थोड़ा बहुत आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सुना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुना है? जैसे सर अरिथमेटिक सुना है। हाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम क्या करते थे कि मान लो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 सब में एक कॉमन गैप होता है, इसको हम बोलते हैं एपी। लेकिन जीपी जो होती है उसमें कॉमन गैप की जगह होता है कॉमन मल्टीप्लाई। लाइक मान लो ऐसा 5 × 2 10 10 × 2 20 20 × 2 40 40 × 2 80 सब में एक कॉमन रेशियो है विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2। हर एक का एक कॉमन रेशियो आ रहा है, इसको हम बोलते हैं जीपी। तो जीपी का एक बहुत अच्छा खासियत होता है, क्या होता है जैसे आपके पास कितनी टर्म्स हैं, ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, ये हो गई थर्ड टर्म, ऐसे करके 5 टर्म्स हैं अभी मेरे पास।
तो जो सेकेंड वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं एज मीन प्रपोर्शनल ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड। मतलब यदि आपके पास 5 टर्म्स हैं ऐसे ए बी सी डी ई, तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। दिस टर्म इज कॉल्ड एज द मीन प्रपोर्शनल ऑफ ए एंड सी। और मीन प्रपोर्शनल निकालने का तरीका भी होता है, b इज कॉल्ड एज रूट ओवर ए सी। ध्यान से देखिए, अगर मैं मान लो निकालता हूं रूट ओवर 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 क्या होगा? 5 इंटू 20 100, 100 का रूट 10। देखो आ गया मीन प्रपोर्शन आया। तो इसको हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन। इतना नोट करो, फिर बताता हूँ थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसी को अगर मेरे को निकालना है, मान लो इनका थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है, तो थर्ड प्रपोर्शनल कैसे निकालेंगे? आपके पास कौन कौन सी टर्म्स हैं अभी? फर्स्ट टर्म से मान लो मैं ये 2 टर्म ले रहा हूँ, ठीक है, ये बीच की 2 टर्म गायब कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट और थर्ड टर्म होती है, इन दोनों का अगर आप निकालते हो थर्ड प्रपोर्शनल, तो वो कुछ नहीं इस जीपी की 5वीं टर्म होती है। मतलब इन दोनों का अगर आपको थर्ड प्रपोर्शनल निकालना है तो वो ये वाली टर्म होती है, 5वीं वाली टर्म, उसको हम कहते हैं थर्ड प्रपोर्शनल। ठीक है, मतलब जो 5th टर्म होनी चाहिए जीपी की, 10 20 40 एंड सो ऑन। ठीक, अब थर्ड प्रपोर्शनल क्यों बोलते हैं उसकी भी खासियत है। अगर आप इन दोनों का मीन निकालते हो, मतलब किसका किसका मीन? 5 और 80 का मीन, 85 का कितना होगा? 400 400 और उसका रूट 20। ठीक, क्यों बोलते हैं पता है थर्ड प्रपोर्शनल? आप यहां से यहां का रेशियो जो निकालोगे वही सेम रेशियो यहां से यहां का होगा। जैसे 5 और 20 का रेशियो क्या आएगा? क्या मल्टीप्लाई करो कि 5 20 बन जाए? 4 5 4 20। तो देखो यहाँ भी कितना हो रहा है? 20 4 80। मतलब हर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का रेशियो भी सेम बनता है, तो इसको हम बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शनल। ठीक, वैसे ही अब अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब आप ये मान लीजिए कि जैसे 3 टर्म्स या 5 टर्म्स है अभी, अगर इसमें मान लो 4 ही टर्म्स होती, लाइक 5 10 20 एंड 40, तो इसमें ये 2 टर्म्स आपकी एक्सट्रीम है। ठीक, क्लियर? तो इस कंडीशन में जैसे ये लाइन से आपके पास 4 टर्म्स है, तो इसमें से कोई बता सकता है कौन सा फोर्थ प्रपोर्शन होगा? थोड़ा सोचो, जैसे आपको मैंने अभी मीन और थर्ड बता दिया, क्या हो सकता है फोर्थ प्रपोर्शन? कोई अगर गेस करना चाहे तो तो 70 क्या होगा? मतलब आपके पास ये 4 टर्म्स है ना, इनमें से कौन सी टर्म फोर्थ प्रपोर्शनल कहला पाएगी? चारों लाइन से टर्म्स दिख रहे हैं और चारों प्रपोर्शंस में है ना। प्रपोर्शन मतलब 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40।
तो हम ये बोलेंगे नहीं, इसमें अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो वो ये होगा कि 5, 10 और 20 इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन होगा ये, क्योंकि ये चारों टर्म्स लाइन से प्रपोर्शंस में है, ये सब के सब प्रपोर्शंस में है क्योंकि सब में कॉमनली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इन तीनों का इकट्ठा फोर्थ प्रपोर्शन अगर निकालूं तो वो होगा 40। तो इसलिए मेन चीजें तीन होती है, एक मीन, एक थर्ड और एक फोर्थ। हाँ देखो थर्ड प्रपोर्शन समझ में आया। थर्ड प्रपोर्शन बेसिकली क्या होता है, कुछ नहीं कि अगर आपके पास तीन टर्म्स भी हैं ए बी सी, तो ए और बी का थर्ड प्रपोर्शन होता है सी। क्यों? क्योंकि बी को हम बोलते हैं रूट ओवर ए सी। तो वैसे ही अगर आपके पास तीन टर्म्स की जगह चार टर्म्स हैं तो ए बी सी इन तीनों का फोर्थ प्रपोर्शन होगा डी। मतलब कुछ नहीं, जीपी को चार टर्म्स दे रहे हो तो फोर्थ टर्म को ही हम फोर्थ प्रपोर्शन बोल सकते हैं इन जनरल। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तो अब आते हैं इसी के क्वेश्चन पे। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बेसिक आपको बस समझाना था मेरे को एक बार। तो देखो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 3 and 4। तो मेरे को बता सकता है 3 और 4 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? नहीं, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास दो टर्म्स हैं 3 and 4 और इसके बाद एक और टर्म होगी, वही तो इनका थर्ड प्रपोर्शन कहलाएगी। इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इनका रेशियो होगा। तो मान लेते हैं इसको एज x। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4 और 3 का जो रेशियो है वही रेशियो x और 4 का भी होगा, है ना? जो रेशियो अगर लास्ट में यहाँ पे एक और टर्म है, मान लो 3 4 x, तो यहाँ से यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा वही यहाँ से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब दोनों तरफ का कॉमन रेशियो बराबर होगा। तो आप वो बराबर करेंगे तो 4 का और 3 का जो रेशियो होगा वही x और 4 का भी रेशियो मेंटेन होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और x की वैल्यू देखो क्या आएगी, 16/3। दो वैल्यूज आपके जीपी में, आपके जीपी में ये होता है कि ए बी सी तीन टर्म्स हैं, तो जो रेशियो बी और ए का होता है वही रेशियो सी और डी का भी होता है, तभी वो जीपी कहलाती है। तो इसीलिए हम सेम चीज कर रहे हैं कि हमारे पास अगर एक नया टर्म है यहाँ पे x, तो 4 और 3 का जो डिवीजन आएगा वही सेम x और 4 का भी आएगा। तो यहाँ से x कितना आएगा, 16/3। अब ऐसे ही इसका भी निकालो तो 6, 8 और 10 का क्या आना सर चाहिए, 4 फोर्थ by प्रपोर्शन। 3 आएगा। हाँ मतलब आप सर देखो फोर्थ प्रपोर्शन 40/3। 40/3। अच्छा देख लेते हैं, जो रेशियो 8/6 का है वही रेशियो 10/8 का भी होना चाहिए। तो सेम ऐसे ही आगे बढ़ो और अगला निकालो कि इनका फोर्थ प्रपोर्शन क्या आएगा। कोई तो एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा है और इनका फोर्थ प्रपोर्शन क्या आएगा। किसी ने भी बोला भी था कुछ, क्या आएगा? सर 6 और 8 का तो 4/3 आ रहा है। हाँ इन दोनों का रेशियो क्या है 10/6 का? 5/3। हाँ 10/6 का रेशियो क्या आ रहा है, 5/3। वो सेम यहाँ भी मेंटेन होगा, दोनों तरफ मेंटेन होता है। तो दोनों तरफ मेंटेन होता है, अगर मैं एक टर्म छोड़ के भी लूं तो भी वही आएगा।
देखो अगर वहाँ पे देखो, देख अगर मेरी जीपी है ऐसे 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, 8 और 2 का फ्रैक्शन क्या आएगा 4, और 16 और 4 का फ्रैक्शन भी क्या आएगा सेम ही तो आएगा। आप वहां से भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके हैं। तो 10 और 6 का रेशियो क्या आ रहा है 5/3, तो वैसे ही सेम रेशियो x और 8 का भी आना चाहिए एज 5/3। तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, x/8 आपको मिला 5/3, तो x कितना आया 40/3, मतलब आपको इनका फोर्थ प्रपोर्शन मिल गया। अब उसका मेन क्वेश्चन यही है क्या कि जो ऊपर वाले टर्म्स का हमने थर्ड प्रपोर्शन निकाला था और नीचे वाले टर्म्स का जो फोर्थ प्रपोर्शन निकाला है उनका आपस में रेशियो क्या होगा। पहले वाले का हमने क्या निकाला था x की वैल्यू 16/3 और बाद वाले का क्या निकाला 40/3। अब उनको आपस में डिवाइड करिए, तो जैसा मैं लिखा हूं वैसे डिवाइड करिए। 16/3 और 40/3, तो 3 3 तो कैंसिल हो जाएंगे ना, बचा क्या 16/40, वो भी 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2:5। कितना आ रहा है, बस आ गया आंसर। देखो आप ठीक है आगे बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन 465 कॉइन्स वाला है। देखो जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था 25th क्वेश्चन मिलता जुलता है कि मेरे पास 465 कॉइन्स हैं और कुछ 1 रुपए के भी हैं, कुछ 50 पैसे के भी हैं और कुछ 25 पैसे के। इट्स वन एंड द सेम थिंग, द वैल्यूज आर इन द रेशियो। वैल्यूज मतलब किसकी वैल्यू, कॉइन्स की रुपीस की, रुपीस। सेम कंसेप्ट, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा बदला है और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। आपने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने उसमें क्या क्या किया था, जैसे उसमें मेरे को याद है 2x/1, तो हमारे पास पहले के कॉइन्स आए थे 2x पिछले क्वेश्चन में, फिर 5x/0.5 तो कितना आया था 10x, और तीसरा वाला आया था 28x। ये जो आए थे यही थे हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इसमें भी वही करना है, आपको रुपीस नहीं लेना है, आपको लेना है कॉइन्स तक, और फिर ये जो कॉइन्स का सम आएगा जो भी आएगा उसको आपको इक्वल करना है, इक्वल टू 465, वहां से x आएगा, तब आप नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल पाओगे। सेम प्रोसेस, आधा तो सेम है, तो पहले तो आप उतना ट्राई करिए।
करेक्ट। 2 लोग का आंसर, 3 लोगों का इनफैक्ट आंसर आ गया है। हमारे पास रुपीज से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ, मतलब 5x रुपी को 1 रुपए से डिवाइड किया तो 1 रुपए के 5x कॉइन, 3x को 0.5 रुपीज से डिवाइड किया तो उसके 6x कॉइन, x रुपी को 25 पैसे से डिवाइड किया तो उसके कॉइन्स हुए 4x। ये तीनों कॉइन्स का टोटल आएगा कितना, 15x। तो 15x आया आपके पास 465। तो यहाँ से आप 13 कितना, 31 30 सॉरी 31। हाँ तो x आया इक्वल टू कितना, 31। अब आप एक एक बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 इंटू 31, तो 5 इंटू 31 कितना आएगा, 150। 155। यही मत करना, दिमाग यही Yes, लगाओ, sir. आपके पास वही 155 में ऑप्शन एक ही है ना, बस काम खत्म। कभी कभार कुछ क्वेश्चन आपकी मेहनत बचा सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आगे क्वेश्चंस पूरे के पूरे पार्टनरशिप पे डिपेंडेंट है, तो मैं पहले आपको पार्टनरशिप का थोड़ा सा बेसिक्स देना चाहूंगा 5 मिनट, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए नाउ वील स्टार्ट। व्हाट इज बेसिकली पार्टनरशिप? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट्स। उतना तो मतलब कॉमर्स वालों को जनरली पता होता है, बट स्टिल आई विल गिव अ वेरी स्मॉल ब्रीफ अबाउट द पार्टनरशिप। मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, एक है ए और एक है बी। ठीक है, इन्होंने जब पार्टनरशिप चालू किया तो ए ने इन्वेस्ट किए मान लो 50,000 रुपीज और बी ने इन्वेस्ट किए 40,000 रुपीज। ठीक है, और इन्होंने पूरे 1 साल तक बिजनेस को रन किया है। दे रन द बिजनेस फॉर कंप्लीट 1 ईयर। अब इनका जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, दिस इज नथिंग बट देयर इन्वेस्टमेंट्स, दिस 50 एंड 40 आर नोन एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनका जो भी प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, मान लो 1 साल के बिजनेस के बाद इनको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, या 1 साल के बिजनेस के बाद 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगर दोनों 1 साल तक बकायदा टिके हुए हैं तो हम इनके इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो निकालेंगे। क्या रेशियो आएगा इनके इन्वेस्टमेंट का, 5:4। तो जो प्रॉफिट भी होगा वो 5:4 के रेशियो में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मान लो 90,000 प्रॉफिट होता है तो आप 90,000 रुपीज को 5:4 के रेशियो में तोड़ दोगे। सर। हाँ बोलो। सर लेकिन लीगल में तो उस दिन सर बोले थे कि जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, हाफ हाफ सर डिवाइड वो होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं नहीं, वो तो बेटा आप उसके टर्म्स में बोल रहे हो ना, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़े होंगे। यस सर। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में मत जाओ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दे बोथ आर इक्वल पार्टनर्स। बट यहाँ आपको देखो देखो, मैं वही बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, दैट इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। मैथ्स में पार्टनरशिप इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। यहाँ पे लीगल वाला कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल मत लगाना, वहीं कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा, अगर दोनों बराबर 12-12 महीने तक या एक या इक्वल टाइम तक टिके हुए, इफ दे बोथ वर फॉर द इक्वल टाइम पीरियड इनटू द बिजनेस। वो सिर्फ लीगल वैल्यूज के हिसाब से है कि अगर कुछ लीगल टर्म्स में उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वो उस केस में है खाली, उसको यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे अपन, है ना, ये एकदम याद यस रखिएगा। सर। नाउ सर मतलब जो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको उतना प्रॉफिट मिलेगा, और या जितना लॉस हाँ, हो रहा है मतलब उसको जैसे उतना लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट है 5:4 के रेशियो में, तो 90,000 भी 2 पार्ट में टूटेगा तो क्या आएगा, 50,000 और 40,000। बस। तो इनको भी प्रॉफिट मिलेगा 50,000 और 40,000। यस सर। ठीक, ये एक बेसिक है। अब इसी को थोड़ा सा मैं एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। हाउ? 2 लोग हैं अगेन, ए एंड बी। ए ने इन्वेस्ट किया था 50,000 रुपए और बी ने इन्वेस्ट किया था 40,000 रुपए। ठीक है, ये इनके इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ए बिजनेस में पूरे 12 महीने था, लेकिन बी ने बोला यार 8 महीने के बाद मैं बिजनेस नहीं चला पाऊंगा और मैं अब अपना पैसा विड्रॉ कर रहा हूँ, या मैं अब इसमें इन्वेस्टमेंट और नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं चला पाऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इनके पहले तो इन्वेस्टमेंट्स के रेशियो लेंगे। क्या आएंगे रेशियो, 5:4। अब इनके रेस्पेक्टिव रेशियोज को इनके मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 8।
क्या आएगा 60 सर is to 60:32। दोनों 12 से कट सकता है क्या? यस सर। हाँ तो काटिए, नहीं सॉरी 60:32 आएगा, सॉरी सॉरी सर 32 नहीं कटेगा। सॉरी 60 सर 32 नहीं कटेगा। हाँ तो एटलीस्ट 4 से तो कट सकता है, यस सर। तो 4 15 एंड 4 15:8। हाँ तो अब जो कुछ भी प्रॉफिट होगा कंपनी का वो इस रेशियो में बटेगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ए ज्यादा टाइम रहा है ना, तो उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, तो अपने आप देखो रेशियो ए का ज्यादा आ गया। ठीक है, तो उनके रेशियो को जस्ट हम मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये कंडीशन चाहे पार्टनरशिप में लोग 2 हो चाहे लोग 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सेम प्रोसेस करोगे। मान लो सी भी होता और सी ने लगाए होते 60,000 और वो बोलता कि मैं 10 महीने बाद चला जा रहा हूं, तो हम क्या करते? 10 महीने बाद अगर वो चला जाएगा तो हम क्या करते? इसका रेशियो क्या हो जाता? 5:4:6, और यहाँ पे हम एक और ले लेते 6:10। बस ऐसे ही करते हैं, तो फिर जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में उस रेशियो में रेस्पेक्टिवली डिवाइड होगा। बस यही है बेसिक पार्टनरशिप का, और कुछ नहीं है। सर ये 6 जो इस टू, आप 6 की एक बार दोबारा से समझा दीजिए। ये वाला यस सर। हाँ, मतलब अगर जैसे 2% थे तो ठीक है, मान लो तीसरा पर्सन भी होता कि और वो भी इन्वेस्ट करता 60,000 और वो 10 महीने में चला जाता, तो जैसे मैं यहाँ पे 5:12 और 4:8 लिया था, तो अब एक और होता, तो एक और लेने पे क्या होता? 5:12 60 is to 4:8 32 is to 6:10 60। अब तीनों 4 से डिवाइड होंगे, मतलब अब जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो 2 लोगों में थोड़ी बटेगा, अब तो वो कितने लोगों में बटेगा? 3, और इस रेशियो में बटेगा ए बी और सी। दिस इज नोन एज पार्टनरशिप। ओके थैंक यू सर। ठीक, तो अब हम यही सेम कंसेप्ट अपने अगले क्वेश्चन में लगाएंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। A starts a business with ₹7,000 and after 5 months B joined as a partner। तो देखो A का हमको अमाउंट पता है 7,000 रुपए, B का अमाउंट पता है क्या? नहीं, तो B के अमाउंट को हम ले लेते X। ठीक, आफ्टर 5 months मतलब B कितने महीने रहा? 7 महीने ना, क्योंकि B तो 5 महीने बाद आया, और A कितने महीने रहा? पूरे 12 महीने। तो बस आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 12 7 सा कितना होगा? 84,000 ले लो, इस टू 7 into X कितना होगा? तो इनका जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, तो हमारे लिए प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 84,000 अपॉन 7x, और उसने क्वेश्चन में 12,000। हाँ अच्छा अच्छा आप आंसर बता रहे हो क्या? नहीं सर ये 84,000 डिवाइडेड बाय 7 बताई मैं। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, मतलब अच्छा समझ गया, ठीक है, तो मतलब मेरे लिए बचा 12,000 बाय x, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है, और आपको गिवन भी है कि 1 साल बाद वो प्रॉफिट को तोड़ रहे हैं इन द रेशियो 2:3, मतलब यही रेशियो 2:3 के बराबर भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x कितना आ रहा है? सर 18,000। कितना? 18,000। तो x हमारे लिए क्या था? b का इन्वेस्टमेंट ही तो था ना। यस सर। आ गया। ठीक है, मैं एक बार और समझा रहा हूं, ए का इन्वेस्टमेंट 7,000, बी का इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो x। ए जब भी ज्वाइन किया हो, लेकिन उससे 5 महीने बाद बी ज्वाइन किया, मतलब 5 महीने तक तो ए अकेला था, अब बचे हुए 7 महीने में ए बी दोनों थे, तो देखा जाए तो बी ने 7 महीने ही काम किया और ए ने तो पूरे 12 महीने, तो इनका रुपीस इंटू मंथ, इनका रुपीस इंटू मंथ, तो 84,000 is to 7x, इस रेशियो में इनका प्रॉफिट टूटेगा, तो मैंने उसको डिवाइड किया 84,000 बाय 7x, मतलब बचा 12,000 बाय x। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आफ्टर अ ईयर, 1 साल बाद इनका प्रॉफिट का रेशियो होगा 2:3, मतलब यही रेशियो गिवन है इक्वल टू 2:3।
तो देन वी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई और आपको वैल्यू मिल गई x की एज 18,000। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 को हम थोड़ा बाद में करेंगे, मैं उसका तरीका दूसरा है समझाऊंगा। पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्योंकि ये भी पार्टनरशिप का है, तो जब एक पार्टनरशिप कर ही रहे हैं तो पूरा एक ही पार्टनर कर लेते हैं एक बार में। इन अ पार्टनरशिप बिजनेस A invests 1/6 of the total capital for 1/6 of the total time। ठीक है, ए जितना भी इन्वेस्ट किया है वो उसके टोटल कैपिटल का 1/6 है, और जितना भी टाइम पीरियड तक बिजनेस चला होगा उसके 1/6 तक। ठीक, बी इन्वेस्ट 1/4 of the capital for 1/4 of the time। C invests the rest of the capital for whole time। ठीक, अब मैं टाइम पीरियड मान लेता हूं 12 महीने, यानी कि 1 साल ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 मंथ्स को मैं 3 पार्ट में तोड़ता हूं, तो ए कितने टाइम तक रहा? 1/6, तो 12 महीने का 1/6 कितना आएगा? 2 months। सर 2 months। करेक्ट। वैसे ही बी रहा 1/4 ऑफ द टाइम के लिए, तो 12 का 1/4 कितना आएगा? 3 months। 3 मंथ। लेकिन सी पूरा टाइम रहा है ना, कितने महीने? 12 महीने। 12। अब इन्वेस्टमेंट पता है क्या आपको? इन्वेस्टमेंट पता है क्या? नहीं। लेकिन अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है मान लो x, तो a की इन्वेस्टमेंट हो गई 1/6x, b की इन्वेस्टमेंट हो गई 1/4x। तो कोई मेरे को बता सकता है रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग सर 1। मतलब आपके पास टोटल रुपीस है x, उसका 1/6 हटा दीजिए और उसका 1/4 भी हटा दीजिए, मतलब x माइनस 1/6x एंड माइनस 1/4x। तो बेसिकली तो ये 12 का एलसीएम आना चाहिए सर 7/12। 12 मैंने कहा, हाँ करेक्ट, 7/12x। तो ये हो गया किसका इन्वेस्टमेंट? सी का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सी का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब क्या मैं इनके इन्वेस्टमेंट्स का एक्स एक्स काट सकता हूं आपस में रेशियो निकालने के लिए, है ना? यस रेशियो सर। एक्स एक्स काट सकता हूं, हाँ बोलो। ठीक है, तो एक्स एक्स काट के आपके पास क्या बचा? 1/6, 1/4, 7/12। तो अब प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे? 1/6 इंटू 2, 1/4 इंटू 3 और 7/12 इंटू 12। ये होगा इनके प्रॉफिट्स का रेशियो। ठीक है, तो 1/6 इंटू 2 क्या होगा? 1/3। 1/4 इंटू 3 क्या होगा? 3/4। और 7/12 इंटू 12 क्या होगा? 7 होना चाहिए। अब एक बात बताओ, आपको तो यहाँ पे फ्रैक्शन मिल रहा है, इस फ्रैक्शन को आप कैसे एक इंटीजर फॉर्मेट में तोड़ सकते हो? इसका इंटीजर नीचे से 3 हटाने के लिए मेरे को ऊपर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो आप पूरे रेशियोज को 12 12 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे के डिनोमिनेटर्स अपने आप कट जाएंगे। तो 12/3, अगर मैं सबको 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/12 4, 3/4 इंटू 12 9 और 7 इंटू 12 84। सर 84। हाँ, तो ये आ गया इनके प्रॉफिट्स का रेशियो, 4:9:84। 4:9:84, ये आ गया इनके प्रॉफिट्स का रेशियो। बहुत आसानी से अब आपका काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमारा मेन क्वेश्चन, अगर पूरी कंपनी को या बिजनेस को 19,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से बी का शेयर कितना होगा?
तो ए है, बी है, सी है। अब जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना कि अगर ए और बी की सैलरी है मान लो 70,000 और उनका रेशियो है 3:4, तो निकालने के लिए जिसका चाहिए होता है उसका रेशियो न्यूमरेटर में लेते हैं और डिनोमिनेटर में तीनों के रेशियोज का सम। तो वही सेम चीज करूंगा, तो बी का निकालना है, तो बी का रेशियो कितना है प्रॉफिट का, 9 होल अपॉन 4 + 9 + 84, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा एज 19,400। बस इसको सॉल्व करिए, आपको बी का मिल जाएगा, आपको बी का शेयर मिल जाएगा, निकालिए। हाँ सर 1800। सर 1800। ओके, देख रहा हूँ, एक मिनट। सर 1800। 1800। हाँ, तो आई थिंक ये आ रहा होगा 9/97 टाइम्स ऑफ 19,400, तो कितना आ रहा है, 1,800 रुपये आ रहा होगा, है ना? 1800। ठीक, 1,800, करेक्ट, दैट्स द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इन अ पार्टनरशिप अमंग ए, बी, सी एंड डी, द प्रॉफिट इज शेयर्ड एज फॉलो, मतलब ए बाय बी का जो रेशियो होगा वही सेम बी बाय सी का और वही सेम सी बाय डी का, एंड इट इज इक्वल टू 1/3। तो इसको आप कैसे लिखोगे पता है, ऐसा, A is to B, B is to C एंड C is to D। तीन अलग अलग रेशियो है, लेकिन तीनों की वैल्यूज क्या है, 1:3, 1:3, 1:3। मेरे को ना सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा पता है, ABCD का कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालूंगा, पहले किसी दो को बराबर करूं, जैसे यहाँ पे B कितना है 3 और यहाँ दूसरे वाले में B कितना है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको पूरा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बताओ A:B:C का कंबाइंड रेशियो क्या आएगा, 1:3:9। 1:3:9। हाँ, अब ये ABC का आ गया और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है 9, लेकिन वहीं C और D में C की वैल्यू है 1:3। तो अब अगर इन दोनों को बराबर करना है तो फिर क्या करूंगा, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बाय 9। वेरी गुड। तो अब बताओ A:B:C:D का कंबाइंड रेशियो क्या आ जाएगा, 1:3:9:27। आ गया, चारों का रेशियो। पूछा किसका है, सी का, और कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है 4 लाख, निकाल लो। सी का रेशियो होगा 9 और 9 अपॉन सारे रेशियोज का सम आएगा डिनोमिनेटर, तो 1 + 3 + 27 + 9 कितना आएगा 40। वेरी गुड, 40 इंटू 4 लाख। इतना तो दिख रहा है, कोई भी आड़ा टेढ़ा फिगर नहीं, 90,000। 90,000। एकदम सिंपल सा फिगर आने वाला है और मेरे को एक ही दिख रहा है, आड़ा टेढ़ा फिगर तो आने नहीं वाला, क्योंकि 4 4 कैंसिल हो गया तो सब कुछ बराबर जीरोस में ही आएगा, परफेक्ट।
एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन सी दैट इज 90,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 32। मतलब 10 सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, आपको बोल रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 17:24। मेरे पास दो मतलब नंबर्स हैं, उन दोनों का रेशियो है 17:24। तो मैं क्या नंबर्स को ऐसा कह सकता हूँ 17x एंड 24x। मैं इसमें क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं दोनों में, ताकि वो रेशियो बन जाए 1:2। अब इसको पता है सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप x x हटा दीजिए, नंबर को ले लो 17 और 24, ठीक, और 17 और 24 लेने के बाद ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मारो, क्या दोनों में 5 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो चलो 17 - 5 12, 24 - 5 19। क्या ये 1:2 बना, 1:2 बन रहा है क्या, नहीं, मतलब 5 तो नहीं हो सकता। अगला ले लो 10 एडेड, 10 अगर ऐड करूंगा तो +10 +10 कितना होगा 27 34 हो रहा है क्या, नहीं। तीसरा ऑप्शन 7 एडेड, तो 7 एडेड मतलब +7 24 +7 क्या हो रहा है 31 हो रहा है क्या। तो फिर चौथा ऑप्शन क्या बचा 10 सब्ट्रैक्ट, तो चलो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 7, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, आ गया। बस मेरे को तो इससे अच्छा तरीका लगता ही नहीं, क्योंकि जब सब में सेम चलना है तो आपका सबसे बढ़िया तरीका या तो आप कॉमनली ऐड करो या कॉमनली सब्ट्रैक्ट, आंसर अपने आप आ जाएगा। अगला सॉल्व करिए। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द वीकली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 9:7। ए और बी की वीकली इनकम का रेशियो दे दिया आपको, एंड द रेशियो ऑफ देयर वीकली एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। अब देखो
मैं दो चीजें लेता हूं, मेरे पास क्या है वैल्यूज, हम उसको लेते हैं। देखिए ए और बी दो लोग हैं, मैं एक तरफ ले रहा हूं इनका हेड एज इनकम। इनकम क्या है, 9 और 7 के रेशियो, तो हम उनको ले लेते हैं 9x एंड 7x। अब मैं ले रहा हूं उनके एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस एक दूसरी चीज है ना, तो एक्सपेंस अगर दूसरी चीज है तो मैं उनके रेशियो ले लेता हूं एज 4y एंड 3y। तो इसलिए हम उसको y में ले रहे हैं क्योंकि वो एक अलग चीज है। अब सेविंग्स क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9x माइनस 4y, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 7x माइनस 3y लिख सकते हैं। बोल रहे हैं दोनों सेम सेम बचा रहे हैं, मतलब दोनों कितना सेव कर रहे हैं, 200। हाँ तो अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200 रुपीज एंड ऑल्सो 7x माइनस 3y इक्वल टू ऑल्सो 200। सर आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 इक्वेशन 2 अननोन। Sir, actually, I have urgent for. Shall I leave? क्या चीज, I have very urgent work. Shall I leave? हाँ ओके। Thank you, sir. हाँ हम लोग बचपन में ऐसा पढ़े थे ना कि अगर मान लो गिवन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 80 एंड 5x प्लस 7y इक्वल टू 120, हम कहीं ना कहीं से x या y का कुछ सेम करके एलिमिनेट करते थे। हाँ एलिमिनेशन मेथड, बस वही चीज करेंगे यहाँ पर भी। अब मेरे को बताओ 9 और 7 का एलसीएम छोटा होगा कि 3 और y का एलसीएम छोटा होगा, हाँ 3 और 4 का। तो 3 और सबसे आसान 4 का। मेथड वो है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 से, तो आपकी इक्वेशन देखो कैसे हो गई, 27x माइनस 12y इक्वल टू 600 एंड 28x माइनस 12y इक्वल टू 800। अब जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर वाली को नीचे से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं है ना, 12y और 12y कैंसिल, 28 और 27 का रिमाइंडर क्या बचा, 1x इक्वल टू 8 माइनस 6 200। ये आ गया x। अब इसी x को आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक में पुट करिए, आपको y की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट करिए, मुझे y की वैल्यू बताइए। सर 400। Sir, 400. हाँ आई गेस करेक्ट। 9 इंटू 200 माइनस 4y इक्वल टू 200, तो यहाँ से 4y आ जाएगा आपका 9 टू 18 माइनस 2 1600, करेक्ट। y आएगा 400, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो x और y की वैल्यू मिल गई। उसका क्वेश्चन मेन क्या है, द सम ऑफ देयर वीकली इनकम्स। अब अगर देखो मैं y नहीं भी निकालता तो मेरा काम हो जाता है, इन दोनों की वीकली इनकम क्या है, और उसका क्या पूछा है, सम। 9 प्लस 7 16x, x की वैल्यू कितनी है, 200 सर, 3200 will be the answer. अगर मैं y नहीं भी निकालता तो भी काम हो जाता, वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया। ठीक है, तो 9 प्लस 7 हुआ 16x एंड विच इज इक्वल टू नथिंग बट 3200। ठीक है, चलिए अगला नंबर, मतलब अगला क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 में आपको बोल रहा है 3 नंबर्स हैं और उनका रेशियो है 3:4:5, तो क्यों ना हम नंबर्स को ले लें 3x 4x 5x। अब देखो वो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट कौन सा होगा 5x। इसका जो सम है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ सेकेंड नंबर यानी कि 4x एंड 52, बस यही तो है इक्वेशन। देखो
कुछ नहीं है। 5x प्लस 3x इक्वल टू 4x प्लस 52, बस खत्म। सर x equals to 13. करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, आपके पास इक्वेशन बचेगी 4x इक्वल टू 52 ही, क्योंकि 8 माइनस 4 बचेगा x, तो x इक्वल टू आ गया 13। x 13 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 39. 3x, तो 3x यानी 3 इंटू 13 आ सर गया। 39। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग मुझसे फास्ट हो गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एज का है। द एजेस, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेकिन अगर वो 10 साल पहले की बात कर रहा है तो 10 years बिफोर मैं राम की एज ले लेता हूं एज 1x और रहीम की एज ले लेता हूं एज 3x, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं करंट एज निकालना चाहूं, ठीक है, प्रेजेंट एजेस, अगर मैं बोलूं कि मैं आज से 10 साल पहले 15 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? 25. क्योंकि पिछले में 10 साल ऐड करूंगा ना, सेम कंसेप्ट। मेरी राम की पिछली एज थी 10, मतलब 10 साल पहले थी 1x और 3x रहीम की, तो इनकी प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएंगी? 1x plus 10 और 3x plus 10. तो x प्लस 10 और रहीम की एज हो जाएगी एज 3x प्लस 10, ये प्रेजेंट एजेस है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence, हेंस मतलब क्या होता है? बाद। तो अब मैं 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, तो एजेस क्या हो जाएंगी? x प्लस 10 प्लस 5, क्योंकि अब जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल जोड़ूंगा ना, आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है। और वैसे ही 3x प्लस 10 प्लस 5, तो ये एजेस कितनी हो गई? x प्लस 15 एंड 3x प्लस 15, और वो बोल रहा है तब उनका रेशियो होगा 2/3। ये बॉक्स के अंदर जो लिखा हूं ये आ गया आपका फ्रैक्शन। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, और वो आ जाएगा। तो आपको मेन एजेंडा है इनकी प्रेजेंट एजेस निकालने का। यहां से आपका x आएगा जब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x कितना आ रहा है? 5 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपकी इक्वेशन बहुत आसान हो गई, और वो हो गई नथिंग बट 3x प्लस 45 इक्वल टू 6x प्लस 30। तो आपके पास बचा 3x, तो 3x इक्वल टू 15 यानी x आया 5। अगर x 5 आया तो इनकी प्रेजेंट एज ही तो निकालनी है, तो यहाँ पे बस x की जगह पे आप 5 पुट कर दीजिए। तो राम की प्रेजेंट एज हो गई कितना? 5 प्लस 10 यानी 15, और रहीम की प्रेजेंट एज हो गई 3 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 15 यानी 5। और आप इनका अब निकालेंगे रेशियो 15:25 यानी 5 3 5 5। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक। अब जैसा आप बोलो, अगर 5 मिनट रुकोगे तो 29 कराता हूँ, नहीं तो बोलोगे तो अगली क्लास में करा दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। आई नो
थोड़ा हो गया है, चलो एक काम करते हैं नेक्स्ट में कर लेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ क्वांट वी विल बी स्टार्टिंग विद एवरेजेस, क्योंकि आपका रेशियो हो गया है, आपका रेशियो का बेस बन गया, तो अब हम एवरेज चालू कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज के लिए बेस चाहिए रेशियो। तो बेसिकली रेशियो के बाद एवरेज जैसे पढ़ेंगे, तो उसके पहले मैं एक बार 29 क्वेश्चन लगेगा, 5 मिनट लगेगा, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। पर तब तक आप घर पे बनाने की कोशिश करिएगा, और उसके बाद हम एवरेजेस चालू कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो 29 क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, 5 मिनट उसके बाद एवरेज चालू करेंगे। ठीक, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। कम